चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप में से जिसको भी कोई भी दिक्कत हो रही है क्लास को लेकर, समझ में नहीं आ रहा, कोई भी डाउट है ना, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे डाउट पूछ सकते हैं। हम लोग उस सेशन को भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। डाउट सेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। और प्रीलिम्स की क्लास के अंदर, पीटीए क्लास में हम लोग मैथ्स को भी ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक से मैथ्स की क्लास ऐड हो जाएगी, आराम से उसको देखिएगा, धीरे धीरे करके उसको भी समाप्त कर देंगे। चलिए हम लोग आज बात करते हैं 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन 1920 के पहले, यानी एनसीएम के पहले 1920 का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं, ठीक है, असहयोग आंदोलन कहते हैं। इसके पीछे सबसे पहले आपको कारण जानना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण गांधी जी को या इस देश को नॉन कॉपरेशन अंग्रेजों के खिलाफ चलाना पड़ा। वो कौन सा कारण था? इसके पहले हमने दो तीन चीजों को देखा, जिसके अंदर रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके साथ साथ एक और क्या था, खिलाफत आंदोलन, है ना। इसके साथ साथ 3 पॉइंट तो देखा था ना हमने, 3 पॉइंट हमने देखा, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मूवमेंट है। लेकिन इन सब के पहले बार बार चर्चा हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। कब हुआ था? 1914 से 18 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जो 1914 से 18 के बीच में हुआ, इसमें एक्चुअली हुआ क्या था? देखिए, जब ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था, अंग्रेज यहां पर थे, उसी दौरान गांधी जी कहां पर थे? तो गांधी जी स्टार्टिंग के टाइम में, मतलब जब 1915 में जब इंडिया आए परमानेंटली, उसके पहले गांधी जी थे दक्षिण अफ्रीका में। तो वहां भी अंग्रेजों का नियत तो वो समझ ही रहे थे। लेकिन जब वो इंडिया आते हैं तो यहां देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ है, मित्र देश अलग है, धुरी देश अलग है, अंग्रेज लड़ाई में फंसा है। तो गांधी जी को लगा कि इस टाइम में अंग्रेजों को ज्यादा परेशान करना उचित नहीं है, तो हम अंग्रेजों को सहयोग करते हैं। क्योंकि गांधी जी कब आ गए थे? गांधी जी आ गए थे 1915 में इंडिया। तो गांधी जी ने सोचा कि चलो हम लोग इनका सहयोग करते हैं, क्योंकि अभी ये बेचारे फंसे हुए हैं। जब इस समय हम मदद करेंगे, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा तो अंग्रेज हमारी मदद करेंगे। इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, इनके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन इंडियंस तो समझते थे ये अंग्रेजों के बारे में, इंडियंस को पता था ये ब्रिटिश किस लेवल के हैं, समझ में आ रहा है। तो वो तो बिल्कुल मदद करने को तैयार नहीं, बिल्कुल ही तैयार नहीं। मुस्लिम तो बिल्कुल ही नहीं, खिलाफत को लेकर, खलीफा को लेकर, जो तुर्की के खलीफा का पोस्ट था, हम लोगों ने देख लिया है क्लास में, वहां तो वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अब मामला कहां फंसा? जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी कहते हैं, अच्छा ऐसा करो ना, तुम लोग तो बेवकूफी हो, हमको पता है, हम ही समझदार हैं, अब हम आ चुके हैं, तो हमको बात करने दो, 1 to 1 बात करेंगे हम लोग, हम ब्रिटिश सरकार से, और आपकी बात को मनवा देंगे, तुम चिंता ना करो, मेरी बात एक मान लो और ब्रिटिश सरकार की मदद करो। यहां वाले बोले, गांधी जी आप नहीं समझते हैं, बहुत कमीना टाइप का आदमी है ये, नहीं मानेगा ब्रिटिश। ये बोलेगा, अरे तुम लोग को बात करने ही नहीं आता है, इसलिए अच्छा होता है, हम करेंगे ना बात। और उन्होंने यहां के यूथ को बोला कि जाओ और भारतीय सेना में शामिल हो जाओ, ठीक है। यूथ को बोला कि जाओ और भारतीय सेना में शामिल हो जाओ। यहां के यूथ गए, भारतीय सेना में शामिल हो गए, कि गांधी जी के कहने पे तैयार नहीं थे। गांधी जी ने कन्विंस किया 1915 के बाद, चलो ठीक है चलते हैं। चले तो गए। तब जब ये इन्होंने यहाँ के युवाओं को प्रेरित किया कि जाके सेना में शामिल होइए, तब इनके ऊपर एक कमेंट भी आया, इनको कहा गया इंडियंस की तरफ से खास करके कि ये ब्रिटिश सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट हैं। सार्जेंट होता था उस समय, जब दौर होती थी ना, तो सार्जेंट ही फाइनल करता था भर्ती के समय। तो सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट है, ऐसा करके इनके ऊपर कमेंट किया गया। ब्रिटिश सरकार को इससे फायदा हो गया, इंडियंस का सपोर्ट मिल गया। तो उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इनको कैसरी हिंद की उपाधि दे दी। तो ये सारा उस समय कहानी था। लेकिन गांधी जी के दिमाग में ये चल रहा था, गांधी जी के दिमाग में ये चल रहा था कि 1918 में जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, तो हमारी मदद के एवज में हमें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। लेकिन इनाम में मिला क्या? रॉलेट एक्ट। इनाम में क्या मिला? जालियांवाला बाग हत्याकांड। इनाम में क्या मिला? खिलाफत। खिलाफत क्यों मिला? खिलाफत? क्योंकि खिलाफत इसलिए मिला कि तुर्की का खलीफा, तुर्की को इन्होंने डिवाइड कर दिया।
तो ये सारा इनाम में था। उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वर्स्ट हो गई थी, आर्थिक जो स्थिति थी वो वर्स्ट हो गई थी। कीमत इतना अधिक हो चुका था कि कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के लिए एक व्यंग है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले मुट्ठी भर यानी पॉकेट में पैसे लेके जाते थे और टोकरी भर सामान लेके आते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद कीमत इतनी बढ़ी कि टोकरी भर पैसे लेके जा रहे हैं और मुट्ठी भर सामान लेके आ रहे हैं। तो महंगाई इस कदर पे था, इसको लेकर भी नाराजगी थी। कोई फायदा हुआ नहीं, सरकार से उम्मीद हम लॉलीपॉप की कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, मिर्च का हवा झोंक दिया हमारे आंखों में, रॉलेट एक्ट की तरह। तो सारा का सारा धराशाही हो गया। ठीक है, जो हमारी इच्छाएं थी, हमारे मदद के एवज में जो हमें मिलना चाहिए था वो सब तो नहीं मिला, ऊपर से काला कानून जैसा क्रूर चीजें ला दी गई। जालियांवाला बाग में इतने बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार कर दिया गया, तुर्की का भी डिवीजन कर दिया गया, तो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करना पड़ गया। तो ये सारी परिस्थितियां पैदा हो गई जिसके कारण हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी 1920 का आंदोलन असहयोग स्टार्ट करना पड़ा। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, इट मीन्स कि हमें सहयोग नहीं करना। ये क्या कहता है NCM कि हमें सहयोग नहीं करना, किसका, अंग्रेजों का। किस लेवल पे, हर लेवल पे, किसी भी लेवल पे इंडियन अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा। हर लेवल पे हमें अंग्रेजों का विरोध करना है। क्लियर, हर लेवल पे हमें अंग्रेजों का विरोध करना है। तो हर लेवल का मतलब एजुकेशन भी, प्रोफेशन भी, सेना भी, हमारे जो भी फॉरेन गुड्स है वो भी, जो फॉरेन सर्विसेज है वो भी, यानी हमें सब में असहयोग करना है। इवन कि कोई धोबी भी ना जाए, कभी धोबी भी, कभी अंग्रेज बुलाए कि कपड़ा धो दो तो धोबी भी बाइकआउट कर दे। ठीक है, मिस्टर भी बाइकआउट कर दे बाथरूम साफ करने के लिए। ये स्थिति पे लाके उनको खड़ा कर देना है, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, ये गांधी जी का मकसद था कि नॉन कॉपरेशन जब स्टार्ट करेंगे ना, तो पूरे भारतीय जब एक तरह से असहयोग करना स्टार्ट कर देंगे तो कोई कैसे टिकेगा। एक बार सोच के देखिए, बड़े ही ठंडे दिमागों से सोच के देखिए कि यदि आप किसी मोहल्ले में रहते हो और उस मोहल्ले में हर एक आदमी आपका बाइकआउट कर दे, जो छोटा छोटा काम, सपोर्ट सिस्टम जिससे कोई फैमिली सरवाइव करता है, वो आपकी मदद करने को तैयार ना हो। कभी इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाए तो मैकेनिक नहीं आए, बाथरूम खराब हो जाए मैकेनिक नहीं आए, जाम हो जाए नाली तो कोई साफ करने वाला ना आए। इस लेवल पर अगर बाइकआउट शुरू कर दे कोई, बगल से में कोई आपको खाना मतलब सब्जी ना दे, बगल के दुकान से आपको सामान ना मिले, तो कोई सरवाइव कर सकता है उस जगह पे, उसको हर हाल में उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो वही स्थिति गांधी जी ने भी सोची थी, लेकिन हुआ नहीं। अब आते हैं, और इसी को सोचकर गांधी जी ने इसको स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं इसके अंदर के फैक्ट्स पे। ये सारी भूमिका थी जिसको अभी आपने समझा। फैक्ट क्या है, अब फैक्ट पे आइए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें, जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं, असहयोग आंदोलन कहते हैं, ये स्टार्ट कब हुआ? इसकी स्टार्टिंग 1 अगस्त 1920 की है, शुरुआत 1 अगस्त 1920 की है। यहीं पे एक बार हम याद दिला दें, अंदर में तो याद दिलाएंगे ही, कि यही वो दिन है जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट होता है, और यही वो दिन है जिस दिन तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने खूब मेहनत किया इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, उनकी डेथ हो जाती है। तो कभी अब तो मैंने पहले ही बता दिया, अदरवाइज बीच क्लास में हम पूछ देते थे तिलक जी कहां से लीड कर रहे थे इस आंदोलन को, तो बच्चे कहते थे महाराष्ट्र से। ठीक है, तो गलतियां होती है, ये सिली मिस्टेक वाला सेक्शन है, तो मैंने आपको अलर्ट कर दिया कि कोई अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा इस बात का। 1 अगस्त को तिलक जी की डेथ हो जाती है। अब इंड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। स्टार्टिंग कब है? 1920 को। इंड कब है? 1922 को। यहां पे 5 और 4 फैब में थोड़ा सा अंतर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बार 4 फैब भी मान लिया गया है, और उसके साथ साथ एक और अंतर है,
सिपाहियों की संख्या को लेकर। यहां 21 सिपाही लिखा है, कहीं कहीं 22 भी मिल सकता है, कुछ और आंकड़े भी मिल सकते हैं। आई थिंक मैंने कहीं पे याद आ रहा है 27 भी देखा था, शायद, कंफर्म नहीं है। तो जब आप PYQ सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे 5 के 5 तो मोस्टली सब जगह मान ही रहे हैं, एक जगह 4 भी उत्तर प्रदेश वाले में देखा गया है। तो यदि कुछ ऐसा है तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। अगर 5 फैब है तो 5 हिट कर दीजिएगा, नहीं है तब 4 है, याद 5 ही रखना है अभी तक। तो 5 फरवरी 1922 को क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि चौरा चौड़ी एक घटना हुई। चौरा चौड़ी एक जगह है जो गोरखपुर के पास है। लोग तो परेशान हो ही गए थे, एक लंबे समय से, मतलब 1 अगस्त से चल रहा है, 20 से 21 पूरा 20 उधर का निकल गया, 4 महीना इधर, 21 पूरा निकल गया, जहन भी खत्म, कान में जू तक नहीं रेंग रहा है ब्रिटिश सरकार के। तो ब्रिटिश सरकार भी, मतलब लोग परेशानी, कुछ तो करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन उसी लेवल पे। बीच बीच में ब्रिटिश सरकार के सेनाओं के द्वारा प्रोवोक कर दिया जाता था, कभी डंडे चला दिए, कभी गोलियां चला दी गई। तो लोग प्रोवोक तो होंगे ही, पेशेंस का एक लेवल होता है, वो लेवल हट रहा था। तो उस लेवल के हटने के कारण क्या हुआ कि लोग इरिटेट होने लगे। तो छोटा भी गलती ना उसके बाद सटक जाता था, समझ में आ रहा है? उसी सटक जाने के चक्कर में क्या हुआ कि चौरा चौड़ी नामक जगह पे, जो गोरखपुर के पास है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, वहां पे यह घटना होती है और 21 सिपाहियों को जिंदा पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके जला दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने फायरिंग कर दी थी। ठीक है, जला दिया जाता है। तो ये सब जब घटना हुआ तो गांधी जी उधर पिनक गए, और गांधी जी को भी मौका चाहिए था, लास्ट में डिस्कस करेंगे, गांधी जी को भी मौका चाहिए था। ये चौरा चौड़ी की घटना ने बेसिकली मौका दे दिया कि बेइज्जती होने के पहले, और बेइज्जती होती उसके पहले आंदोलन को वापस खींचने का एक मौका था ये। गांधी जी बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन थे, बहुत। गांधी जैसा पॉलिटिशियन अभी तक पैदा नहीं लिया है, याद रखिएगा। गांधी को लोग जितना भी गाली दे दे, गांधी जैसा पॉलिटिशियन अभी धरती पर पैदा नहीं लिया है। कहा भी जाता है कि गांधी और कृष्ण को समझने के लिए आपको गांधी और कृष्ण बनना होगा। ये वो शख्स है गांधी जिसने एक नमक से, कोई सोचा भी नहीं था, एक नमक को उठा के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। ये गांधी ही कर सकते थे। तो गांधी को समझना ही आसान नहीं है। गांधी को मौका लगा, वो चूकने वाले थे, खींच लिया आंदोलन सीधा, बोला भैया खत्म करो कहानी, हम नहीं देने, हम नहीं बढ़ा रहे इसको। कारण कई सारे भी देखते हैं आगे। और उस समय गांधी कहां थे? तो बारदोली में थे। बारदोली में वो क्या कर रहे थे? तो देख रहे थे कि इस आंदोलन से तो कुछ हो नहीं रहा, कान में तो जू नहीं रेंग रहा ब्रिटिश सरकार के। तो हम ऐसा करते हैं, हम नो टैक्स रोको आंदोलन चलाते हैं। तो वो टैक्स रोकने के आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इधर कांड हो गया 5 फरवरी वाला, आंदोलन सीधे वापस। और ऑफिशियली रोक तो दिया गया 5 को ही, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में ही इस आंदोलन को एक मीटिंग के दौरान वापस ले लिया गया, वापस ले लिया गया। क्लियर? चलो आगे चले। और क्या है? हाँ, प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ उसके प्रपोजल की बात करें तो कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन होता है 1920। ध्यान रखिएगा इस बात का कि कांग्रेस के सेशन 2 तरह के होते हैं, एक स्पेशल सेशन और एक एनुअल सेशन। एनुअल सेशन दिसंबर में होता है, स्पेशल सेशन जब भी जरूरत होता है तो हो जाता है। कोई भी अगर प्रपोजल आता है तो ध्यान ये रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई प्रपोजल आता है तो जो स्पेशल सेशन होता है उसमें सिर्फ उसको एक्सेप्ट किया जाता है, पास नहीं हो सकता। पास वो तभी होगा जब उसका एनुअल सेशन होगा। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना था, गांधी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी। तो कलकत्ता का स्पेशल सेशन होता है, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय है, इस आंदोलन को स्वीकार कर लिया जाता है कि तथास्तु चलाओ, तथास्तु चलाओ। ठीक है, इस आंदोलन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ठीक है आंदोलन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नागपुर सेशन जो एनुअल सेशन होता है दिसंबर में, उसमें डॉक्टर विजय राघव चेरियार उसके अध्यक्ष हैं, नहीं प्रेसिडेंट हैं। यहां पे नॉन कॉपरेशन का प्रपोजल पास हो जाता है। बस इतना ही है। कलकत्ता में एक्सेप्ट कर लिया गया और जो नागपुर सेशन होता है 1920 का वो पास हो गया। और जो कांग्रेस का नागपुर सेशन है वो कई मामलों में पढ़ना है, ये तो एक है ही है। उसके अलावा लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत सारी चीजें हुई, कांग्रेस कमेटियों को फॉर्म किया गया, ये सब।
तो इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको आपको देखना भी है। अब यहां पर पता है क्या हुआ, ये जो मूवमेंट चल रहा था तो यहां पे क्या हुआ, लीडर्स लाइक कौन, एनी बेसेंट, जीएस खपर्डे, मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल, शंकर नायक, ये सब टाइप के जो लीडर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। सवाल है क्यों किया। हमने आपको खिलाफत प्रोटेस्ट के मूवमेंट के दौरान हमने आपको बताया था कि खिलाफत मूवमेंट को जब सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मना किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि गांधी बाबा ये काम मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए, तो इसलिए नहीं कीजिए कि खिलाफत प्योर एक रिलीजियस मुद्दा है, इसको प्योर पॉलिटिकल मुद्दे के साथ मर्ज नहीं कीजिए। खूब समझाया, ऐसे करोगे तो कम्युनलिज्म बढ़ जाएगा, सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी, जो इस देश के लिए और हमारे इस मूवमेंट के लिए ठीक नहीं है। गांधी जी कहेगा सुनने वाले थे, गांधी जी नहीं सुने, उनको दिख रहा था कि 100 साल में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, उन्होंने भुना लिया मौका। जिन्ना गुस्सा होकर मूवमेंट का भी विरोध करते हैं और कांग्रेस भी छोड़ते हैं। उनके साथ ये सारे और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने अलग अलग कारणों से, कुछ को लगता था कि एनी बेसेंट को जैसे कि ये नहीं करना चाहिए, कुछ नेताओं को लगता था ये सही समय नहीं है करने का, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। मुंजे ने तो निंदा प्रस्ताव ही ला दिया था मौका देखते ही। तो ये सारे फैक्ट्स हैं और क्या है। हाँ, यहां एक फैक्ट है आप लोगों के लिए कि इन सितंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विरोध किया गया किसके द्वारा, सी आर दास के द्वारा। सी आर दास के द्वारा विरोध किया गया था असहयोग आंदोलन का। जो सी आर दास है ना, उन्होंने विरोध किया, बाद में इनको पटक वटक के मनाया गया कि यार क्या नौटंकी किए हो, मानो गांधी का मूवमेंट मजाक कर रहे हो। तो इनको पकड़ वकड़ के समझाया गया, अच्छे से समझ लिए कि कोई फायदा नहीं है, मानना ही पड़ेगा, तब इनको मनाया जाता है। और प्रूफ कैसे मिलता है कि सी आर दास मान गए हैं, लोगों के सामने कैसे प्रूफ मिलेगा कि चित्तरंजन दास साहब मान गए। तो जो एनुअल सेशन नागपुर का दिसंबर में होता है ना, उसमें नॉन कॉपरेशन का जो रिजोल्यूशन है, जो प्रपोजल है, वो इन्हीं के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, सी आर दास के द्वारा ही पढ़ा जाता है। ये एक फैक्ट है बस, और से ज्यादा कुछ नहीं। और अब देखो, इस मूवमेंट के अंदर दो चीजें थी। एक है रचनात्मक और एक है नकारात्मक। ठीक है, दो चीजें। दो है, एनसीएम में का जो कार्यक्रम है ना, वो दो है, नकारात्मक और रचनात्मक। नकारात्मक का मतलब सीधा है छोड़ो, और इसका मतलब है बनाओ। ठीक है, देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दो तरह का प्रोग्राम लाया गया। एक को कहते हैं रचनात्मक, एक को कहते हैं नकारात्मक। नकारात्मक में क्या था, छोड़ना है, क्या करना है, स्कूल कॉलेज छोड़ना है, जुडिशरी छोड़नी है, सरकारी नौकरी छोड़नी है, और जितने भी सरकारी सेवाएं ले रहे हो, जितने भी सरकारी सामान का यूज कर रहे हो, सारा छोड़ना है। लाइक विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है, जैसे चीनी का बहिष्कार किया गया और गुड़ उसकी जगह पे अपनाया गया। तो इस तरह से विदेशी सामान, विदेशी संस्थाएं और विदेशी सेवाएं, इन सबों का बहिष्कार करने की बात की गई। हर तरीके से हम बाइकॉट करेंगे। ठीक है, हर तरीके से करना था। अब सवाल है कि जब बाइकॉट करवा रहे हो तो व्यवस्थाएं तो देनी होंगी ना, लोग भूखे तो नहीं मरेंगे। बाइकॉट करोगे और व्यवस्था नहीं दोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। देखिए, हुआ ये कि बाइकॉट जो हुआ, जब मान लो बाइकॉट किस चीज का हो रहा है, बाइकॉट हो रहा है शिक्षा का, एजुकेशन का। अब जब एजुकेशन का हो रहा है तो यहां पे स्कूल और कॉलेज बनेगा। ठीक है, बाइकॉट क्या हो रहा है, गुड्स का, सामान का, तो यहां पे आप प्रोडक्शन करोगे। बाइकॉट क्या हो रहा है, जो भी शिक्षा का गुड्स। बाइकॉट क्या हो रहा है, कोर्ट का, न्यायालय का, तो यहां पे पंचायत बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा रुक जाएगा। आप जब बच्चे हैं एजुकेशन छोड़ देंगे तो आप उसको पढ़ाएंगे ना, कि नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाना तो छोड़ नहीं दोगे आप। तो उसी के लिए जैसे बिहार में सदाकत आश्रम बना, बिहार में सदाकत आश्रम बना ना, सदाकत आश्रम बना, काशी विद्यापीठ बनता, अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा,
अब मान लीजिए सामान, आप सामान का बाइकआउट कर रहे हो तो लोग यहां भूखे थोड़ी मरेगा, उसकी जगह पे फैक्ट्रीज लगेगा। आप अगर जुडिशरी का बाइकआउट कर रहे हो तो जुडिशरी उसकी जगह पे आप दोगे पंचायत के थ्रू, जिसके थ्रू झगड़ा तो खत्म नहीं होना है, झगड़ा तो होना ही है, तो वो सुलझेगा। तो ये सारी चीजें प्रोग्राम का हिस्सा था, ठीक है। तो बाइकआउट किया गया हर तरीके से गवर्नमेंट का, जिसमें सरकारी नौकरी भी शामिल थी। इसमें जो फैक्ट्स है उसको देखिए। हाँ, यहां पे बाइकआउट में एक चीज ध्यान रखना है, बाइकआउट में ध्यान रखना है कि, ध्यान रखिएगा एकदम से, बाइकआउट होता है विदेशी वस्त्रों का और बाइकआउट होता है विदेशी शराब का, ठीक है। देखो, इसमें जो विदेशी वस्त्रों का बाइकआउट है ये नंबर 1 पे है और विदेशी शराब का जो बाइकआउट है वो नंबर 2 पे है। यहां एक चीज समझने का है जो आपको समझना चाहिए। कैसे समझोगे? जो विदेशी वस्त्रों का बाइकआउट है, जहां तहां कपड़ा का होली जलाया जाता है, गांधी जी निकलते नहीं कि कपड़े का होली चल रहा है, नहीं भी है तब भी कपड़े का होली चल रहा है। तो विदेशी वस्त्रों का तो इस तरह से बाइकआउट हुआ, जो था उसको इस तरह से जलाया गया कि लगभग 75% के आसपास जो हमारा इंपोर्ट था, यानी हम जो आयात करते थे ब्रिटेन से, वो खत्म। वहां के लंका साइड के फैक्ट्रीज में तबाही मच रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट उस समय इंडिया था और इंडिया ने फॉरेन गुड्स का बाइकआउट कर दिया। तो हमारे यहां जो एनसीएम का प्रोग्राम था उसमें नंबर 1 हिट प्रोग्राम क्या था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। नंबर 2 कौन सा था? नंबर 2 था विदेशी शराब की दुकान पे धरना देना। लीकर का डिमांड इस तरह से कम हो गया, क्योंकि पैसे तो खूब आते हैं उसके टैक्स से, इतना कम हो गया कि ब्रिटिश सरकार को प्रचार करवाना पड़ा कि फलाना आदमी नशा करता है तो चिलाना आदमी नशा करता है, यानी महान व्यक्ति जो है वो नशा करते हैं तो नशा करना कोई गलत बात नहीं, आप भी करें। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? विदेशी शराब की दुकान पे धरना दिए जाने की। हुआ ये कि महिलाएं टोली बनाती थीं, विदेशी वस्त्रों के दुकान के आगे बैठ जाती थी। अब जब शराब की बात आई तो देखो, शराब जब घर में अमूमन जो मेल मेंबर है वो पीते हैं, वो बेटा हो सकता है, पति हो सकता है, दामाद हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पोता हो सकता है। तो महिलाएं तो परेशान होती है, घर के झगड़ा झंझट कलह, मतलब नशा तो एक ऐसा है कि सामने वाले को भूखा रख के भी वो नशा पूरा करेगा, उसकी भी मजबूरी है, अब वो उस तरह का आदि एडिक्शन हो चुका है उसको। तो परेशान तो महिलाएं थी, इनको लगा कि यार ये तो विदेशी कपड़े की दुकान पे बैठते ही हैं, अब यहाँ तो ओवर क्राउड हो रहा है, अब मान लो जहाँ पे 500 को जाना चाहिए तो वहां पे 2500 लोग पहुंच गए। तो कुछ लोग सोचा कि चलो ना विदेशी शराब की दुकान में भी बैठ जाते हैं चल के। नहीं तो बात में प्रोग्राम नहीं है, ध्यान रखिएगा, बात में चलो वहीं बैठ जाते, चले गए बैठने के लिए। अब हंसी मजाक में चले गए बैठने के लिए, जब बैठे तो उनको लगा अरे ये भी बढ़िया वाला है। तो जो लीडर थे उनको लगा कि नहीं ये भी सही कदम है, तो इसको भी उन्होंने कहा कि ठीक है इसको भी कंटिन्यू करो। इसको उन्होंने कंटिन्यू कर दिया, तो लीकर का भी मार पड़ने लगा और फॉरेन क्लॉथ का तो मार पड़ ही रहा था। यहां पे ध्यान ये देना है कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना या उनकी दुकानों पे धरना देना ये प्रोग्राम का एक हिस्सा था जो परफॉर्म किया गया, लेकिन विदेशी शराब की दुकान के सामने धरना देना इसके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, एनसीएम के ऑफिशियल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। यह प्रोग्राम में शामिल हो गया, ऑफिशियल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, यह प्रोग्राम में शामिल हो गया और शामिल हुआ तो सेकेंड मोस्ट हिट प्रोग्राम बन के उभरा। बाद में जब देख लिया सबने कि ये तो सॉलिड प्रोग्राम है, तो जब सीडीएम होता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, तब इसको उसके अंदर ऑफिशियली शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट है यहां पे। और कुछ तो ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना, इसको ध्यान में रखिए। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला प्रोमिनेंट लीडर यानी पहले फेमस लीडर जिनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान गिरफ्तार किया गया वो थे मोहम्मद अली। ठीक है, वो थे मोहम्मद अली। तिलक जी के बारे में बात हो गई। 1 अगस्त 1920 को बहुत मेहनत किए थे बेचारे, नॉन कॉपरेशन के लिए पूरा जान लगा दिया था, महाराष्ट्र में तो पूरा माहौल बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 अगस्त को ही उनकी डेथ हो जाती है, जिस दिन नॉन कॉपरेशन स्टार्ट होना था। गांधी जी ने तिलक जी के सम्मान में एक तिलक स्वराज फंड
फॉर्म किया जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए एक साल में जमा करने थे। 1 करोड़ एक साल में जमा करना था। विद इन 6 मंथ्स बिहार की भी खूब भागीदारी थी, गहने निकाल के महिलाएं दे दी। 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ से अधिक पैसे इस फंड के अंदर जमा हो गया। ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न टाइटल केसरी हिंद और जमनालाल बजाज रिटर्न टाइटल ऑफ राय बहादुर। ध्यान रखिएगा, गांधी जी शार्प पॉलिटिशियन है, रविन्द्रनाथ टैगोर इमोशनल व्यक्ति हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब आपको पता है जालियांवाला बाग जब हत्याकांड होता है, कब की बात है? 1919 की बात है। उस समय गांधी जी इंडिया में थे, उनको टाइटल ये मिल चुका था केसरी हिंद, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाया। ठीक है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर लौटाए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसलिए कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के क्यों हम फैन हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के अंदर स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमनिज्म ये सब कूट कूट कर भरा है। इतना आपको गांधी में नहीं दिखेगा। तो एज ए सोशल कैरेक्टर जब देखने जाओगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी से बहुत ऊपर है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल देखने जाओगे तो फिर गांधी टॉप पर है। गांधी के बराबर पे कोई अभी तक इंडिया एंड वर्ल्ड कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। तो ये केसरी हिंद और जमनालाल बजाज क्या किए, टाइटल लौटा देते हैं। मतलब ये कब लौटा रहे हैं? ये तब लौटा रहे हैं जब अपना मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी, केसरी हिंद का, कि टाइटल को लौटाते हैं। उसके बाद जमनालाल बजाज राय बहादुर का टाइटल लौटाते हैं। जमनालाल बजाज राय बहादुर का टाइटल लौटाते हैं। खैर ये सब फैक्ट्स है। और क्या है भाई? हाँ, अरे ये मुंजे साहब ने कमाल किया। मौका तो देख ही रहे थे, बट ये सोच रहे थे करे कब, करे कब। मुंजे साहब इंतजार में थे गांधी जी को कि पीठ पे छुरा भोंकने के लिए, अरे यार ये बहुत उड़ रहा है, इसकी बेइज्जती करो, इतने समय से माहौल हम बना रहे हैं और गांधी पूरा माहौल लूट के ले गए। तो इन्होंने क्या किया, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्लॉप हो जाता है, वापस ले लिया जाता है, तो ये निंदा प्रस्ताव लेके आते हैं। निंदा प्रस्ताव लेके आते हैं। ये अलग बात है, पास नहीं हुआ, तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आया जाता है। इवन जब आंदोलन को वापस लिया गया ना, तो गांधी की लोकप्रियता धड़ाम से नीचे गिरी। गांधी के ऊपर कई बार अटैक भी हुआ। अभी वो सब लास्ट में बात करेंगे हम लोग। और क्या है, छपरा से राहुल सांकृत्यायन आदि एक्टिव थे। और चौरा चौड़ी के बाद गांधी जी ने इसको कहा, हाँ चौरा चौड़ी के बाद जब मूवमेंट हुआ, चौरा चौड़ी वाला घटना हुआ ना, गांधी जी ने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना हिमालय जैसे भूल की समान थी, ऐसे ऐसे करके। हाँ एक और ये सब किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, यहां पे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर विदेशी वस्त्रों के या विदेशी सामानों के बहिष्कार के अगेंस्ट में थे। बहिष्कार से में ध्यान रखना एक चीज, ध्यान रखिएगा, यहां पे एक कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर लेते हैं। एक कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर लो अच्छे से। रविन्द्रनाथ टैगोर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, विदेशी सामानों के बहिष्कार के खिलाफ नहीं थे। यह ध्यान रखिएगा। बहिष्कार से उनको दिक्कत नहीं है, बाइकॉट से उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब उस सामान को जला दिया जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने से दिक्कत है। अब सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों अपोज करते हैं कि विदेशी वस्त्रों की होली ना जलाई जाए? क्या वो देशभक्त नहीं थे? नहीं, वो देशभक्त थे। देशभक्त के साथ साथ दुनिया भक्त भी थे, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ नेशनलिज्म नहीं बल्कि इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रीयतावाद के भी पोषक थे। वो रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान से सुन लो 2-3 लाइन। रविन्द्रनाथ टैगोर स्पिरिचुअल इंटरनेशनलिज्म के कट्टर समर्थक। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक अंतरराष्ट्रीयतावाद के पोषक। उनका कहना है कि भैया सामान क्यों बर्बाद कर रहे हो? रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना यही था कि यार सामान क्यों बर्बाद कर रहे हो? सामान नहीं बर्बाद करो, तुम यूज नहीं करो, चल ठीक है, बाइकॉट करो, चलेगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सामान की बर्बादी पर अपोज किया था कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जानी सामानों की निष्ठुर बर्बादी है। वो इंडिया का सामान हो, ब्रिटेन का सामान हो, है तो इसी दुनिया का, है तो इसी ब्रह्म का बनाया हुआ, ये जो ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि बनाया है उसी का सामान, वो बर्बाद नहीं करे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी का यहां अपोज किया था
विदेशी वस्त्रों की होली जब जलाई जाती थी तो उन्होंने कहा यह सामान की निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, यह सामान की निष्ठुर बर्बादी है, ये उनका स्टेटमेंट था। फिर कई सारी चीजें बनी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक काशी विद्यापीठ जो बाद में बनारस में चला गया, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में। यही जामिया मिलिया इस्लामिया है जो अभी दिल्ली में है ना, तो ये पहले सबसे पहले अलीगढ़ में बना था, फिर दिल्ली चला गया। इधर बिहार विद्यापीठ, महात्मा गांधी ने उसका उद्घाटन भी किया था 1921 में। ठीक है, मजहरुल हक साहब, खैरुल मियां की जमीन थी। बिहार विद्यापीठ का जितना भी जमीन देख रहा हो ना, ये जमीन जो था खैरुल मियां का था। खैरुल मियां ने क्या किया, मजहरुल हक को दे दिया। क्यों दे दिया कि 15 लोग जो थे, 15 बच्चे जो थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो भी छोड़ दिए थे पढ़ाई, तो उन बच्चों को पढ़ाया जाए उसके लिए उन्होंने जमीन दे दिया, जिसमें आज सदाकत आश्रम है और कांग्रेस का हेडक्वार्टर। गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए 10 मार्च 1922, याद रखिएगा 1922 में अरेस्ट किए गए 10 मार्च को, और 6 साल की उनको सजा हुई। और जज बूमफील्ड जो था, उन्होंने उनको 6 साल का सजा दिया। लेकिन चूंकि उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको लगा कि रखना ठीक नहीं है जेल में, तो उनको कहा गया, उनको 2 साल के अंदर ही, यानी 1924 5 फैब 1924, देखो 10 मार्च को अरेस्ट हुए, 2 साल के पहले ही यानी 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया गया था। ये यहां पे फैक्ट है। और कुछ है, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सैफुद्दीन किचलू, चितरंजन दास आदि ने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया था। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है सुन लीजिए फिर से। अब यहां पे कहानी, यहीं पे अब हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर को विराम देंगे। कैसे देंगे उसको सुनिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920। मूवमेंट अपने हिसाब से चल रहा था। गांधी जी ने एक नारा दिया था, हाँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन हुआ था 5 नवंबर 1920 को। तो उसी सेशन में उन्होंने कहा था स्वराज विद इन ईयर, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने यहां तक कह दिया था कि स्वराज के गंध से हमारे थथुने फटने लगे हैं, यानी इतना नजदीक स्वराज आ गया है कि उसका इतना तीखा स्मेल आ रहा है कि बस स्मेल अब आने लगा है तो थोड़ी देर में दिख जाएगा। ठीक है, स्मेल अभी आने लगा बहुत तेज, तो थोड़ी देर में दिख जाएगा। ये गांधी का कहना था। तो गांधी ने ये सब कह के लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट कर दिया। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है और गांधी का इस देश को लेकर आह्वान होता है कि आओ सब हमारे साथ दो, आओ इस नॉन कॉपरेशन को जीतते हैं, तो याद रखिएगा जितने भी तरह के मूवमेंट हैं, वो किसान आंदोलन हो, वो जनजातीय आंदोलन हो, वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो, कम्युनिस्ट एक्टिविटीज हो, सब लोग शांत, सब लोगों ने कहा अपनी अपनी हरकतें बंद करो, गांधी जी जो कहते हैं चुपचाप उसी को करो। एक भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी सब नहीं होता है। सबको विश्वास था कि गांधी बोले हैं ना तो काम हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जीत गए, इंडिया आते आते चंपारण, खेरा, अहमदाबाद में जीत गए। तो ऐसे जैसे हुआ ना तो लगा कि बस ये बोल दिए तब तो हो ही जाना है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी एक्टिविटीज रोक दी गई और बोला गया कि ठीक है अब हम आपके साथ हैं, और सारा एक्टिविटीज रुक गया। 1 साल के बीच में स्वराज ये सब मिल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कान में किसी के जू तक नहीं रहेगा। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अब पेशेंस का लेवल है ना वो अब लेवल जा रहा है। क्योंकि जो बिजनेसमैन थे उन्होंने भी इसीलिए उनको मदद किया था कि भाई जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हम खूब बढ़िया बिजनेस करेंगे उसके बाद बढ़िया से। तो उस चक्कर में उन्होंने भी हिम्मत हाली कर दी थी। लोग भी बड़ी संख्या में स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा और सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं थी, लोग भी ठंडे पड़ते जा रहे थे, आक्रामक होते जा रहे थे। इसी में खास करके बड़े लोग और बिजनेसमैन की तरफ से डायरेक्ट एक एंटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सभा बना दिया गया, यानी असहयोग आंदोलन विरोधी सभा, एंटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सभा, असहयोग आंदोलन विरोधी सभा बनाया गया। और इस विरोधी सभा में कौन कौन थे देखिए, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, कांवस जी जहांगीर, फिरोज सेठाना और शीतलवार।
ठीक है। इन सब ने मिलके एंटी नॉन कॉपरेशन लीग बना दिया और इस लीग बनाने का कारण था कि इनका ट्रेड बिल्कुल रुक चुका था, व्यापार मंदा हो गया था। अब ये भी नहीं चाहते थे कि मूवमेंट लंबा खींचे, तो ये भी चाहते थे भैया मूवमेंट को बंद करो। तो गांधी जी देखे कि इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा, इस तरह की लीग बन रही है, लोग अब एग्रेसिव हो रहे हैं, हिंसा का एक लेवल होता है और गांधी को पता है कि किसी पब्लिक मूवमेंट का एक सीमा होता है, उसको क्रॉस करेंगे तो वहां प्रोटेस्ट हो जाएगा, क्रॉस करेंगे नहीं कि प्रोटेस्ट हो जाएगा, तो वो हमें करवाना नहीं है। इन सब को लेकर गांधी जी को मौका दिखा और चौड़ा चौड़ी आंदोलन जैसे हुआ कि गांधी जी ने 12 फरवरी को ऑफिशियली इसके समाप्त होने की घोषणा कर दी और इस तरह से कहानी खत्म हो गई। इस तरह से इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब यहां पे कुछ स्टेटमेंट है, जैसे 1921 में, हाँ ये याद कर लीजिए, 1921 में प्रिंसली ऑफ वेल्स यहां पे आए थे। तो प्रिंसली ऑफ वेल्स आए तो चारों तरफ बंद दरवाजे, यानी सब जब जहां जाते थे सब लोग गेट बंद कर दिया करते थे, तो ये फैक्ट है। लाला लाजपत राय ने कहा कि मतलब देश के किसी एक कोने में होने वाले पाप की सजा पूरे देश को क्यों दें, इस तरह की बात की गई। सबने विरोध किया कमोबेश, सबने कमोबेश विरोध किया, लेकिन मुंजे ने खुल के किया। जवाहरलाल नेहरू को भी विरोध था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बड़ा तेज तर्रार आदमी थे, वो डायरेक्ट कभी गांधी के खिलाफ में बोले ही नहीं। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को गांधी के साथ, गांधी के आइडियोलॉजी से बहुत मैच करते थे ऐसा नहीं था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कभी पब्लिकली खुल के नहीं कहा। सुभाष चंद्र बोस ने बोल दिया ना यहां पे, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने कह दिया, लेकिन और दिक्कत किसको थी? दिक्कत यहां पे जवाहरलाल नेहरू को भी थी, नहीं लाला लाजपत राय, सब बोलते थे। मुंजे ने तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं, भैया वो नहीं बोलते थे, वो दूसरे नंबर के पॉलिटिशियन थे गांधी के बाद, ठीक है।